कार्रवाई पर बवाल हुआ है। 12 यूपी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ। हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इनामी खनन माफिया को पकड़ने के लिए गई थी यूपी पुलिस। गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई थी। महिला के परिजनों ने हाईवे को जाम कर दिया था। प्रशासन के समझाने के बाद फिर परिजन शांत हुए। आश्वासन के बाद महिला का अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर अभी भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। उधम सिंह नगर के जसपुर इलाके में 50,000 के इनामी बदमाश जफर को पकड़ने गई यूपी के मुरादाबाद परिक्षेत्र के पुलिस की खनन माफियाओं से मुठभेड़ हो गई। जब मुठभेड़ हुई उस दौरान यूपी पुलिस बदमाश की तलाश में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर के घर दबिश देने पहुंची थी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई, जबकि 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। महिला की मौत के बाद ब्लॉक प्रमुख समर्थक के साथ स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतर आए और यूपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद हालात काबू हुए। पूरे मामले में यूपी पुलिस के पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और वारदात स्थल की जांच, जिसके बाद 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है और मुरादाबाद आईजी को पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी गई है। को यहाँ का कोई स्थिति का ज्ञान नहीं और उन्होंने जो है एक तो यहाँ महिलाएं है ये है, उन्होंने देखना चाहिए कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। रात में आए, अगर आप जो है रेड कर रहे हो तो इस तरीके से रेड नहीं होती है। और यहाँ आके जो है इतने सारे जो है, एक तो कोई वर्दी नहीं, कोई आई कार्ड नहीं, कौन पुलिस है क्या है, तो इस तरह से रेड नहीं होती है। ये गलत जो है उन्होंने किया है। घर में घुसे हैं, घर में घुस के उन्होंने फायरिंग किया है यहाँ पर। उस फायरिंग में जो है एक महिला की मृत्यु हुई है, जो कि एक बहुत ही संगीन अपराध है। इस संगीन अपराध में जो है जो ये यूपी पुलिस ने किया है, मुरादाबाद में जो फायरिंग किया है, उनके असले उनकी गाड़ी यहाँ से बरामद हुई है और जो है इसमें इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे के साथ साथ जो है उसकी रिकवरी भी हुई है। हम मौजूद हैं इस समय जनपद उधम सिंह नगर के थाना कुंडा क्षेत्र में, जहां देर शाम का ये मामला हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख जसपुर गुरताज भुल्लर के यहाँ के दबिश दी, जिसमें कहासुनी के बाद में गोलीबारी हुई, जिसमें ब्लॉक प्रमुख की जो पत्नी थी उनका निधन हो गया। इस समय हम उनके घर के निजी आवास पे इस समय मौजूद हैं। देख सकते हैं आप कि जो सब था उसका पोस्टमार्टम होने के बाद में वो आ चुका है। भारी मात्रा में यहाँ लोग मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर भारी पुलिस बल भी यहाँ मौके पे मौजूद है। वहीं घटना के बाद में गुस्साए ग्रामीणों ने जो है नेशनल हाईवे पे जो जाम लगा दिया था, जिसके बाद में जिले के कप्तान हो या डीआईजी कुमाऊं हो, उनके आने के बाद में समझाने के बाद में उस जाम को खोला गया और आश्वासन दिया गया जो पुलिस वाले यहाँ दबिश देना आए तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक चौहान के साथ मुनेश चौहान, न्यूज स्टेट। और उधम सिंह नगर से अगली खबर, फायरिंग में मृत महिला का अंतिम संस्कार हुआ है। पुलिस के आश्वासन के बाद ही परिजन माने, महिला का अंतिम संस्कार किया गया। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी का अंतिम संस्कार हुआ है। फायरिंग के दौरान महिला की मौत हो गई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब महिला का अंतिम संस्कार किया गया था। तो तमाम स्थानीय लोग जो थे वो भी वहां आसपास आ गए थे। मृत महिला का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने आश्वासन दिया और पुलिस के आश्वासन के बाद ही परिजन माने हैं और महिला का अंतिम संस्कार फिर किया गया है। नहीं तो NH 74 पर जाम लगाकर परिजन वहां बैठे हुए थे, वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी का अंतिम संस्कार अब हो गया है। फायरिंग के दौरान महिला की मौत हुई थी। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के घर पहुंचे यशपाल आर्या। गुरताज भुल्लर के घर जाकर सांत्वना उन्होंने दी है और भुल्लर की पत्नी की मौत हुई थी। दरअसल जसपुर में पुलिस और खनन माफियाओं के बीच फायरिंग में अब सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर के आवास पर पहुंचे और उनको सांत्वना देते हुए नजर आए हैं। तो ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई थी और उसी के चलते NH 74 पर भी परिजनों ने प्रदर्शन किया, उसको जाम कर दिया था। लगातार हंगामा करते हुए वो नजर आ रहे थे। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के घर पर यशपाल आर्या पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर जाकर जो परिजन थे उनको सांत्वना दी। गुरताज भुल्लर के घर जाकर उन्होंने सांत्वना दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। भुल्लर की पत्नी की मौत हुई थी गोलीबारी के दौरान और इसी वजह से यशपाल आर्या उनके घर पहुंचे। अब सियासत भी लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर उधम सिंह नगर से आपको बता रहे हैं। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के घर पर यशपाल आर्या पहुंचे।
कानून के रक्षक ही अगर भक्षक हो जाएंगे तो जनता का क्या होगा। जिस तरह से हत्या हुई है और वो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस शादी वर्दी में आती है और यहाँ की जो उत्तराखंड की पुलिस है, कुंडा पुलिस को विश्वास में न लेकर जबरन घुस जाती है उस परिवार के बीच में और एक विवाहिता को दिन रात शाम को उसकी हत्या कर दी जाती है। इससे बड़ा गंभीर मामला कुछ हो ही नहीं सकता है। उधम सिंह नगर में यूपी पुलिस पर हमले का यह मामला था। मुरादाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 30 से 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उधम सिंह नगर में बदमाश को पकड़ने के लिए टीम गई थी। घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 50,000 का इनामी खनन माफिया है जफर, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। संगीन धाराओं में मुकदमा अब दर्ज किया गया है। पुलिस टीम पर ही हमला करते हुए वो तमाम लोग नजर वहां पर आए। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर उधम सिंह नगर से आपको बता दें। यूपी पुलिस पर हमले से जुड़े ये पूरा मामला मुरादाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 30 से 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। तो उधम सिंह नगर में यूपी पुलिस पर हमले के मामले से जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया। मुरादाबाद पहुंची उत्तराखंड पुलिस। काशीपुर मामले की जांच करने के लिए पहुंची है। अस्पताल में भर्ती है। पुलिसकर्मियों से मुलाकात की गई है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। मुरादाबाद पहुंची है उत्तराखंड की पुलिस। यूपी पुलिस पर जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद मुरादाबाद में अब मुकदमा दर्ज किया गया है और उत्तराखंड पुलिस मुरादाबाद पहुंची। काशीपुर मामले की जांच करने के लिए पुलिस पहुंची है। अस्पताल में भर्ती किए गए पुलिसकर्मियों से उत्तराखंड पुलिस ने मुलाकात की है। तो उत्तराखंड पुलिस मुरादाबाद पहुंची है और मुरादाबाद में पहुंचकर उन्होंने वो तमाम पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे इस दौरान जब पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था उनसे उन्होंने मुलाकात की है। केदारनाथ के रोपवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की ओर से मंजूरी मिली। रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। 20 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर रोपवे बनेगा। श्रद्धालुओं को यात्रा में इससे आसानी होगी। पीएम मोदी ने रोपवे बनाने का ऐलान किया था। तो बड़ी जानकारी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की ओर से मंजूरी मिली है। रामबाड़ा को से गरुड़ चट्टी के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। 20 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर इस रोपवे का निर्माण किया जाएगा। रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। श्रद्धालुओं को इससे यात्रा करने में आसानी होगी। तो पीएम मोदी ने इस रोपवे को बनाने का ऐलान किया था और अब मंजूरी मिल चुकी है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की ओर से और रोपवे का प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर काम किया जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की ओर से मंजूरी मिली है। रामबाड़ा से लेकर गरुड़ चट्टी के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। और काशीपुर से बड़ी खबर है। स्टोन क्रशर मालिक की हत्या से हड़कंप मच गया। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई काशीपुर से, जहां पर स्टोन क्रशर मालिक की हत्या की गई, जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद फिर ये बाइक सवार अपनी बाइक पर चढ़कर फरार हो गए। दोनों बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। स्टोन क्रशर को मौत के घाट उतारा है। काशीपुर में कुंडा में यूपी पुलिस और ग्रामीणों में मुठभेड़ की घटना से शहर अभी संभला भी नहीं था कि 12 घंटे के अंदर घर में घुसकर बदमाशों ने एक व्यापारी पर गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए कैसे इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए थे। बाइक पर काली टी शर्ट पहने शख्स के हाथ में एक बैग था। बाइक से उतरने के बाद दोनों घर के आंगन में पहुंचे और वहां बैठे स्टोन क्रशर मालिक महल पर ताबड़तोड़ फायर झोंक दिए। अब जरा घर के अंदर लगे इस सीसीटीवी की तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आपको गोली लगने के बाद शोर मचाते महल सिंह दिख रहे हैं। जब तक परिवार के लोग समझ पाते तब तक गोली लगने से घायल हुए महल सिंह जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनकी मौत हो जाती है। वहीं पर मौजूद परिवार के लोग उनको गिरता देख उनकी तरफ भागते हैं,
इस बीच दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो जाते हैं। बाइक में पीछे बैठी काली टी शर्ट वाले शख्स के हाथ में आप हथियार भी देख सकते हैं। वहीं हत्या के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं। जो पुलिस जो क्षेत्र के अंतर्गत आता है थाना काशीपुर में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने घर पे बैठे हुए थे। अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने उनको निशाना बनाया और उन पे फायरिंग कर दी और जिससे उनकी डेथ हो गई। हत्यारों की तलाश में पुलिस ने सर्विलांस टीम, होटल ढाबों की चेकिंग टीम, सीसीटीवी कैमरे चेक करने वाली अलग अलग बनाई है। पुलिस को अब तक कई फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस हत्यारों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। और काशीपुर के कुंडेश्वरी में स्टोन क्रैशर मालिक की हत्या से सनसनी मच गई है। हत्या की यह वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। तो वहीं आपको बता दें, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज करवा चौथ है और करवा चौथ को लेकर तमाम महिलाएं सुबह से सूर्योदय के पहले से ही उन्होंने जो पूरी विधि विधान होती है उसके तहत करवा चौथ के व्रत को वो शुरू कर देती है। बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से फीके पड़े बाजार इस बार त्योहारों पर गुलजार नजर आए हैं। बाजार में चहल पहल देखी गई। करवा चौथ को लेकर जहां बाजारों में भीड़ उमड़ी हुई थी, तो इस दौरान चारधाम यात्रा भी अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर गढ़वाल में त्योहारों के समय यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना रहता है। एहतियातन पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों के साथ त्योहारों में यातायात और दुकानों के संचालन को लेकर बैठक आयोजित की। दीपावली में पटाखों की दुकान लगाने से लेकर त्योहारों में व्यापारियों को दुकान के बाहर सामान लगाने को लेकर निर्देशित किए गए। पहले यहाँ पे ये थे कि पटाखों की दुकानें कहाँ पे लगेंगी, बाजार में पटाखों की दुकानें नहीं लगेंगी। और पटाखों की दुकान ये था, और जो पिछले साल जो लगती थी JNTI में, जहाँ पर टैक्सी स्टैंड है वहाँ पर दुकानें लगेंगी। ये था वो तरीके से। और इस समय हमारे पास फायर वाले भी आ रखे हैं, उन्होंने भी अपने नियम से जो कहा है तो उसमें हम नियम फॉलो उसमें कर देंगे। किसमें आपका लाइसेंस में कि हमें दुकानों को किस मानक के हिसाब से लेना है, तो दुकानें हमारी डिसाइड JNTI ग्राउंड में हुई जहाँ पर टैक्सी स्टैंड है। तो एक तो ये तय हुआ कि पिछली बार की तरह इस बार भी जो है जो JNTI ग्राउंड पे जहाँ पे पटाखे की दुकान पिछले साल लगी थी, इस साल भी उसी जगह पे पटाखों की दुकान जो है वहाँ सारी वहाँ लगी। मार्केट पे कोई दुकान नहीं लगेगी। और देश भर में करवा चौथ की धूम है। महिलाएं बस चांद का इंतजार कर रही हैं। थोड़ा ही वक्त और है और फिर चांद नजर आएगा। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, वैसे अलग अलग प्रांतों के हिसाब से, रीति रिवाजों के हिसाब से करवा चौथ की ये प्रथा मनाई जाती है। सूर्योदय से पहले से ही इस व्रत की जो पूरी विधि विधान के साथ प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। सरगी से लेकर शाम को फिर जब चांद का दीदार होता है और चंद्रमा का दीदार करने के बाद, चांद को अर्घ्य देने के बाद जब महिलाएं अपना व्रत तोड़ती है, मनोकामना सिर्फ एक यही कि पति की उम्र लंबी हो, घर में समृद्धि हो, घर में सुख शांति आए। तो उसके लिए पूरे दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं महिलाएं, चाहे वो न्यूली मैरिड हो या फिर शादी को कई साल भी बीत गए हो। तो तमाम सुहागिनें 16 श्रृंगार करके आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण उनके लिए होता है, काफी खास उनके लिए होता है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में, यूपी में भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से कि वक्त अलग है चांद निकलने का, लेकिन इंतजार जो है वो हर सुहागिन का एक ही है कि कब चांद निकले, कब वो अपने व्रत को तोड़े। तो आप देख रहे हैं कि नैनीताल में जैसे 7:58 पर आज चांद दिखेगा, तो हल्द्वानी में 7:58 पर चांद का दीदार होगा। उधम सिंह नगर में 8 बजे का वक्त है जब चांद यानी चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिलाएं अपना व्रत तोड़ सकती हैं। तो वहीं देहरादून में 8:02 का वक्त है जब चांद का दीदार होगा। ऋषिकेश में 8:01 पर चंद्रमा नजर आएंगे। तो इंतजार अभी वही है, क्योंकि चंद्रमा दिखने से ठीक 1 घंटा पहले ही पूरे शिव परिवार की आरती की जाती है और उससे पहले किसी किसी जगह पर समूह में बैठकर, देखिए जैसे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रस्म निभाई जाती है फेरी की, जिसमें अपने अपने घरों से जो थाल सजाकर सुहागिनें अपने साथ लेकर आती है वो एक दूसरे को पास करती है और ऐसे फेरी की इस रस्म को पूरी तरह से अंजाम दिया जाता है। उसके बाद फिर यही महिलाएं अपने अपने घर जाती हैं और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करती हैं और उसके बाद फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ती है।
तो बॉलीवुड के करवा चौथ की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिस तरीके से जो तमाम एक्ट्रेसेस होती है बॉलीवुड से जुड़े परिवार हैं, घराने हैं, उसमें महिलाएं किस तरीके से करवा चौथ मनाती हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक जगह पर इकट्ठा होकर। देखिए किस तरह से अपने हाथों में थाल को सजाकर वो लेकर आई है और फिर जब चांद का उनको दीदार होगा तो वो चंद्रमा को अर्घ्य देंगी और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद वो अपने व्रत को तोड़ेंगी। वो व्रत जो उन्होंने सुबह सवेरे से रखा है, सूर्योदय के पहले से, पूरे दिन भर ना अन्न का एक दाना, ना जल का एक घूंट और दिन भर निर्जला व्रत रखकर महिलाएं सिर्फ यही मनोकामना करती हैं, मां करवा से भी और चंद्रमा से भी, कि उनके सुहाग की दीर्घायु हो, उनकी आयु लंबी हो, उनके घर में सुख समृद्धि आए, उनके घर में सुख शांति बरकरार रहे। तो अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर आप फेरी रस्म की देख रहे हैं। फेरी की यह रस्म खासतौर पर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में इसका ज्यादा प्रचलन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम राज्य जो है यहाँ पर फेरी की रस्म उतनी नहीं निभाई जाती है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो थाली सजाकर वो लाई है, जिसमें फल भी है, जिसमें करवा भी है, जिसमें रौली भी है, सिंदूर भी है, सुहागिनों से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण चीज है। तो वो ये तस्वीर मुंबई से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिल्पा शेट्टी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होंगी। करवा चौथ का व्रत सुबह से रखा है और अब आई है वो पूजन के लिए। और देहरादून से अगली खबर है, आईएसबीटी कैंप कार्यालय का सीएम ने निरीक्षण किया है। कैंप कार्यालय का औचक निरीक्षण करने के लिए सीएम पहुंचे हुए थे। कैंप कार्यालय में सीएम ने चाय भी पी। बुजुर्ग महिला के साथ बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर नजर आई। बुजुर्ग महिला के साथ चाय पीते भी दिखे सीएम। सीएम धामी अचानक से आईएसबीटी के कैंप कार्यालय में पहुंच गए थे और वहां पर निरीक्षण करने लगे। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की है। यात्रियों के लिए सुविधाएं कैसे बेहतर बनाई जाए, इस पर सुझाव लिए हैं। परिसर में ही सीएम धामी एक बुजुर्ग महिला के बगल पर बैठकर, बेंच पर बैठकर उनसे बातचीत भी करते नजर आए। तो उनके साथ देखे चाय की चुस्की लेते हुए भी नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जब आईएसबीटी के कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। औचक निरीक्षण के लिए वो वहां पर पहुंचे। पहले निरीक्षण किया उन्होंने और यात्रियों के लिए यात्रा को कैसे सुविधा उनको दी जाए, कैसे सुलभ बनाया जाए, वो तमाम सलाह उन्होंने ली है। इसी के साथ साथ दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कार्यालय की ही ये तस्वीर है, जहां पर एक वृद्ध महिला के साथ बैठकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चाय की चुस्की भी ली और उनसे बातचीत भी की। पिछले काफी समय से विवादों में रहे यूके SSSC को आखिरकार नए अध्यक्ष मिल गए हैं। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफा देने के बाद सरकार ने रिटायर्ड आईजी गणेश सिंह मार्तोलिया को आयोग का नया अध्यक्ष बनाया है। नए अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करने के बाद न्यूज स्टेट के संवाददाता से खास बातचीत की। सुनिए सर क्या कहा उन्होंने। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिछले काफी लंबे समय से चर्चाओं में है। आयोग के चेयरमैन एस राजू ने अपनी सेवा से पहले ही से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद लगातार चेयरमैन पद खाली चल रहा था। उत्तराखंड पुलिस के रिटायर्ड आईजी गणेश सिंह मर्तोलिया जी को कल सरकार ने अध्यक्ष इस पद के लिए उनका चयन किया है। पहली जिम्मेदारी मेरी ये होगी कि जो हमारी यूके SSSC की जो छवि है इसको हम ठीक करने की कोशिश करें और लोगों में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश करें, स्पेशली यूथ में, जो बिल्कुल ही आज भागने की कोशिश हो रही है कि मैं ठीक एग्जाम किया, मैंने मेरा नहीं हुआ या मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो पहले तो हम कॉन्फिडेंस को अपना बढ़ाएं और इसकी जो इमेज एक जो उस तरह की बन गई है उसको हम रिस्टोर करें, उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए मेहनत करें। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हमें पहले जो हमारे जो एग्जाम हो चुके, पहले काफी परीक्षाएं हमारी हो गई हैं जिनके रिजल्ट नहीं निकले अभी तक, उसके बारे में निर्णय लेना एक बहुत बड़ा काम है। उसके बारे में एक निर्णय लिया जाएगा, एक नीतिगत फैसले के तहत उस पर निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेने के बाद अगर वो रिजल्ट निकलता है या निरस्त होता है, उस पर एक ठोस बातचीत के बाद फिर हमारी कोशिश होगी कि हर चीज जो अगला जो एग्जाम हो, जो अभी कमीशन को छोड़ के, जो पब्लिक सर्विस कमीशन छोड़ के बाकी एग्जाम हम करें, ये विश्वास हमें लोगों में जगाना है और एक पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम इस काम को करेंगे। हर व्यक्ति की परेशानी सुनेंगे, चाहे यूथ हो, जो भी है जिसको परेशानी, उसका बिल्कुल उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे।
यूके ट्रिपल एससी को नए चेयरमैन के तौर पे गणेश सिंह मर्तोलिया जी मिल चुके हैं। उनका ये कहना है कि जो छवि पिछले दिनों में खराब हुई है उसको बेहतर किया जाएगा और प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, बल्कि उनके सपोर्ट में उनके करियर को बनाने के लिए यूके ट्रिपल एससी पूरी तरीके से ताकत झोंकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और हरिद्वार डीएम के नाम पर ठगी हुई है। साइबर ठगों ने डीएम विनय शंकर पांडे के नाम पर ठगी की। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर कई लोगों को ठगा गया है। डीएम की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। सिडकुल में डीएम के पेशकार ने एफआईआर दर्ज कराई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जो सामने आई है। हरिद्वार डीएम के नाम पर ठगी की गई। साइबर ठगों ने डीएम विनय शंकर पांडे के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर कई लोगों को ठगते हुए ये साइबर हैकर्स नजर आए। डीएम की तरफ से एफआईआर अब दर्ज कराई गई है। सिडकुल में डीएम के पेशकार ने एफआईआर दर्ज कराई। बद्रीनाथ धाम पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन करने के लिए गए। मुकेश अंबानी ने भगवान का महाअभिषेक किया। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हुए थे, जहां पर मुकेश अंबानी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन की और पूजा अर्चना की। महाअभिषेक भी करते वो वहां नजर आए। यहां बद्री विशाल के दर्शन के दौरान उन्होंने गीता पाठ में भाग लिया। इसी के साथ साथ भगवान बद्री विशाल के प्रति मुकेश अंबानी की अटूट आस्था है। हर साल वो बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर कुमार ने बताया कि उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए दान दिए। हरिद्वार में आयोजित 18वीं अंतरजनपदीय पुलिस खेल प्रतियोगिता का सकुशल समापन हुआ है। 3 दिन तक चली प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों के 40वीं वाहिनी पीएसी की टीम ने पहला स्थान प्राप्त कर ट्रॉफी पर कब्जा किया, जबकि 31वीं वाहिनी बटालियन वहां पर रनर अप रही। पूरी प्रतियोगिता बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चली। इसमें 40वीं बटालियन पीएसी की पुरुष और महिला दोनों ही शील्ड जो है 40 बटालियन ने जीती है और 31वीं वाहिनी पीएसी की टीम ने रनर अप रही है। की जो सुविधाएं पूर्व में थी उससे मुताबिक प्रेजेंट में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं है, क्योंकि पहले के मुताबिक अभी बहुत कुछ है। अब अगर कोई आम आदमी चाहे तो वो स्पोर्ट्स कर सकता है। जैसे हमारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सिंथेटिक ट्रैक बन चुका है, जो पहले कभी नहीं था। इसमें सब बहुत मेहनत करके जो है ये कमांडेंट साहब के द्वारा, सभी अधिकारियों के द्वारा जो है बहुत अच्छे ढंग से ये जो गेम हुआ है, मन, चित्त और बुद्धि इससे जो है बहुत ठीक रहते हैं। शरीर भी ठीक रहता है। पहला सुख निरोगी काया और भी प्रकार के अनेक प्रकार के जो है इससे लाभ होता है। हमारे देश का गौरव बढ़ता है। 14 अक्टूबर से देहरादून में स्वदेशी मेले का आयोजन होने जा रहा है। 22 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ही करेंगे। इस मेले में उत्तराखंड की लोक कला को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। पहाड़ी संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय कलाकार लोक कला का प्रदर्शन करेंगे। मेले में नशा मुक्ति और स्वच्छता अभियान से जुड़े विषयों पर नाटक का मंचन किया जाएगा। मेले के समापन में सीएम धामी भी शामिल होंगे। 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक एक भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में देवभूमि उत्तराखंड के 13 जनपदों के प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में पहाड़ी व्यंजन और पहाड़ी उत्पादों को भी एक राष्ट्रीय लेवल तक पहचान देने का काम स्वदेशी जागरण मंच करेगा। तो पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। स्वदेशी मेला होगा कल से, जिसका शुभारंभ होगा। स्वदेशी मेले में पहाड़ी लोक कला नजर आएगी और 22 अक्टूबर तक ये मेला चलेगा। नशा मुक्ति के खिलाफ नाटक का भी मंचन यहां होगा और मेले का शुभारंभ महेंद्र भट्ट, जो उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास है। मेले का शुभारंभ महेंद्र भट्ट कल करने जा रहे हैं। कल से ही देहरादून में स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा। नशा मुक्ति के खिलाफ नाटक का मंचन होगा। पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। तो नशा मुक्ति के खिलाफ नाटक का भी यहां पर मंचन होगा। नशा मुक्ति कितनी
ज्यादा जरूरी है आज के वक्त में युवाओं के लिए, उसको लेकर यहां पर नाटक का मंचन किया जाएगा। साथ ही पहाड़ी लोक कला को स्वदेशी मेले में दर्शाया जाएगा। जो पहाड़ी संस्कृति है उसको इस मेले में बढ़ावा दिया जाएगा। कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस मेले का शुभारंभ करने जा रहे हैं और कल से लेकर 22 अक्टूबर तक ये मेला चलता रहेगा। 22 अक्टूबर को इस मेले का समापन होगा और इस दौरान स्वदेशी मेले में पहाड़ी लोक कला के साथ साथ नजर आएगी पहाड़ी संस्कृति। तो स्वदेशी मेले में पहाड़ी संस्कृति के साथ साथ पहाड़ी लोक कला को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा इस मेले के जरिए। नशा मुक्ति के खिलाफ भी नाटक मंचन होगा। मेले का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा किया जाएगा और ये मेला 22 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो स्वदेशी मेले में पहाड़ी लोक कला के अद्भुत नजारे आपको नजर आएंगे। जो पहाड़ की संस्कृति है, पहाड़ की संस्कृति को बढ़ावा देने का यहां पर प्रयास किया जाएगा। 22 अक्टूबर तक इस मेले ने चलना है। कल से इस मेले की शुरुआत की जा रही है। तो फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, दिखाते हैं आपको करवा चौथ से जुड़ी खबरें।